नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नोहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी न्योड़ और अपने जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान का भूगोल विषय, और राजस्थान भूगोल विषय के अंदर छोटे छोटे जो बेसिक टॉपिक हैं वो हमने काफ़ी पढ़ लिए हैं दोस्तों। और आपको आनंद भी आता होगा कि जैसे जैसे हमारा बेस तैयार हो रहा है वैसे वैसे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें खुद में ये एनर्जी आती है कि हमें कुछ तो आने लग गया भाई। जैसे पहली क्लास की बात करें तो पहली क्लास के अंदर जो बच्चा फ्रेशर था और उसको या कोई बच्चा भाई बहन जो पहले से तैयारी कर रखा है उसके लिए भी कुछ बातें, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैंने नई बातें बताई थी आपको। और अब जो बच्चा दिन प्रतिदिन डेली क्लास ले रहा है उसके लिए आने वाली ज्योग्राफी बस नाम मात्र की जोड़ेंगे दोस्तों। अगर बच्चे आप सब भाई बहन ये कहेंगे कि यार ज्योग्राफी सबसे सरल सब्जेक्ट है, इतनी रुचि पैदा कर दूंगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए करना क्या है, आप लोगों को पता है, आने वाली हर क्लास को सबसे पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे एनर्जी मिलेगी हम लोगों को और हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैटर आपके सामने पेश करेंगे। सभी भाई बहन एक बार क्लास को लाइक कीजिए और सभी भाई बहन क्लास को शेयर कीजिए। प्लीज निवेदन करता हूं मैं सभी भाई बहन से कि सारे भाई बहन एक बार क्लास को शेयर कर दो। सभी भाई बहन जो सोए पड़े हैं उनको जगा दो एक बार कि फिर से केपी सर आपके लिए हाजिर हैं क्लास लेकर। तो आप लोग सभी भाई बहनों को एक बार क्लास शेयर कीजिए ताकि अपने क्लास के अंदर संख्या में कुछ हो जाए तो हमें पढ़ने में आनंद आए दोस्तों। अब दिन प्रतिदिन आप अपना काम करते रहे तो मैं मेरा कर रहा हूं दोस्तों। हमारा जो ये परिवार है, ये परिवार आपके लिए हमेशा तैयार है, नई नई क्लासें डाल रहा है जैसे, तो आप लोग ये काम करते रहें। आइए आज एक बहुत ही बड़ा एक शानदार टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जो टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। और ये टॉपिक अगर आपको क्लियर है तो मानकर चलो दोस्तों, राजस्थान का भूगोल पढ़ते हो आप लोग तो आपका भूगोल 30% आपके कब्जे में है। अगर आपने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया तो 30% ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो जाएगी। इसलिए इस क्लास को नहीं छोड़ना है और इस टॉपिक को कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ये टॉपिक जरूर पढ़ना है। और वो टॉपिक कौन सा है आप सभी को पता है, थंबनेल में आपने देख लिया है। टॉपिक का नाम राजस्थान का भौतिक प्रदेश। बहुत ही शानदार टॉपिक है और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है दोस्तों, और ये टॉपिक आना बहुत ही जरूरी है। अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है, मानकर चलो ज्योग्राफी नहीं आ रही है, अगर ये टॉपिक क्लियर है आपका तो आने वाले टाइम के अंदर आने वाली जो ज्योग्राफी है वो कतई आपके लिए हार्ड नहीं रहेगी। इसलिए सभी भाई बहन अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपना पेन, अपना रजिस्टर हाथ में रखें और जो बातें मैं बता रहा हूं उन बातों को नोट करते रहें और क्लास को पुनः देखने का प्रयास किया करो ताकि आपका सारा सिलेबस क्लियर होता जाए। जितना पढ़ रहे हैं उतना याद भी होता जाए दोस्तों। ये होगा कब, जब क्लास को आप कम से कम 2-3 बार देख लेते हो, साथ साथ आप नोट्स भी बना लेते हो, तो आपका बहुत सारा टाइम बच रहा है। घर पे बैठे भी आप लोग सारी ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग कभी भी पीछे मत हटो, क्लासों को अवश्य देखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में शुरू करता हूं आपके सामने। और ये क्लास कौन सी है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। आइए मेरे दोस्तों, मेरे साथ सभी भाई बहन अपने इस क्लास को देखेंगे। आइए मेरे साथ। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या है कि हमारे पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम हमें पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कौन सा है। सबसे पहले मैं आपके सामने टॉपिक का नाम लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है ये टॉपिक कौन सा है आप बताएंगे सर। यहां से प्रश्न बहुत है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। सुनते रहिए सभी भाई बहन, क्लास को टॉपिक है आज की क्लास के अंदर, आज के अंदर ये टॉपिक है राजस्थान। मैं सभी भाई बहन से गुजारिश करूंगा कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो टॉपिक के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए। टॉपिक में हमें पता होना चाहिए कि जो हेडलाइन है, जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में कि कौन सी बात
कहां पूछी जाती है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक की परिभाषा आपको अवश्य पता होना चाहिए। परिभाषा आपको क्या होना चाहिए? अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं, जैसे आप घर पे पढ़ रहे हो, आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है क्या पढ़ता है भाई, ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी तो पता होना चाहिए ज्योग्राफी क्या है। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, तो आपके सामने प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यार क्या होता है भौतिक प्रदेश। अगर आपने नहीं बताया तो वो कहेगा क्या पढ़ रहा है मूर्ख भाई, तेरे को यही नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसलिए सभी को सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी परिभाषा हमें क्लियर होनी चाहिए। आइए दोस्तों, परिभाषा क्लियर होगी तो सारा काम अपने आप क्लियर होता जाएगा। आइए दोस्तों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश के लिए क्या पता होना चाहिए, कौन सी बात हमें पता होना चाहिए, इस बात पे मैं चर्चा करने वाला हूं। आइए मेरे साथ, अगर सबसे पहले देखें भौतिक प्रदेश क्या होता है। अगर दोस्तों आप लोग भौतिक प्रदेश के बारे में किसी से भी जाने या किसी को बताएं तो क्या बताएंगे? किसी भी स्थल के, ध्यान से सुनते रहिए, मैं परिभाषा आपके सामने लिख रहा हूं, किसी भी स्थल के, देखते रहिए, किसी भी स्थल के उच्चावच, दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए, याद हो जाएगा, अर्थ भी पता चलेगा। किसी भी स्थल के उच्चावच का अध्ययन, उच्चावच का अध्ययन, ध्यान से सुनते रहिए, किसी भी स्थल के उच्चावच का अध्ययन जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, किसके विशेष में, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किया जाता है, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किया जाता है, संदर्भ में किया जाता है, तो वह उस क्षेत्र का क्या कहलाता है दोस्तों, किया जाता है तो वह उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, भौतिक प्रदेश। बड़ी नॉर्मल और बेसिक बात बताने जा रहा हूं, किसी भी स्थल के उच्चावचों का अध्ययन जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किया जाता है वह उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, भौतिक प्रदेश कहलाता है। तो सभी भाई बहन कमेंट करके बताएं कि परिभाषा सभी को पता चल गया है क्या होता है भौतिक प्रदेश। किसी भी स्थल के उच्चावचों का अध्ययन जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किया जाता है तो वह उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, भौतिक प्रदेश कहलाता है। अब सुनते जाइए, सर ये उच्चावच क्या होते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिए, उच्चावच क्या होते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि सर ये उच्चावच क्या होते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जैसे अगर अपने बात करें कि उच्चावच किसको कहा जाता है, अगर मैं बात करूं आपके सामने तो जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है कि मैदान, आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों मैदान के बारे में, मैदान, और मैदान के साथ अगर मैं बात करूं, आपने कभी पढ़ा होगा पठार के बारे में, और पठार पढ़ा है तो ये नहीं हो सकता कि आपने पहाड़ियां नहीं पढ़ी हो, तो आपने पहाड़ियां भी देखी होगी, पहाड़ियों भी पढ़ी होगी। पहाड़ियां पढ़ी है तो पहाड़ियों के साथ आपने पहाड़ का जिक्र सुना होगा, और पहाड़ का जिक्र सुना है तो आप लोगों ने पर्वत के बारे में भी पढ़ा होगा। ध्यान से सुनिए, मैदान, पठार, पहाड़ियां, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या है दोस्तों, उच्चावच हैं। ये सब क्या है मेरे दोस्त, उच्चावच हैं। किसी भी स्थल के उच्चावचों का अध्ययन जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किया जाता है तो वह उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश कहलाता है। कौन से उच्चावच होंगे, मैदान, पठार, पहाड़ियां, पहाड़ और पर्वत होंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए कि सर इनमें अंतर किसके आधार पर, ध्यान से सुनिए, अगर बात करें मैदान, पठार, पहाड़ियां, पहाड़, पर्वत की, कि सर इनमें अंतर किसके आधार पर होता है, इनमें अंतर हमेशा होता है दोस्तों ऊंचाई के आधार पर। किसके आधार पर होगा मेरे दोस्त, ऊंचाई के आधार पर। जैसे आपने मैदान के बारे में जानना है, आपने पठार के बारे में जानना है, आपने पहाड़ियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, कौन से होते हैं, आप कहोगे कि इनमें अंतर किसके आधार पर होता है, ऊंचाई के आधार पर। जैसे अपने बात करें कि सर कैसी ऊंचाई के आधार पर बात कर रहे हैं अपने, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर ऊंचाई के आधार पर मैं बात करूं तो कैसे आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी ऊंचाई के आधार पर, दोस्तों ध्यान से सुनिए।
अगर मैं यहां से आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, देखते जाइए आप लोग, एक डायग्राम बनाया है मैंने आपके सामने, और ये डायग्राम है आपके सामने। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर जैसे मैंने कहा कि ये डायग्राम है, यहां पर मैंने लिखा जैसे आपके सामने कि समुंदर तल, यहां पर मैंने आपके सामने क्या लिख दिया दोस्तों, समुंदर तल लिखा है। देखिए आप लोग, समुंदर तल, या मैं कह सकता हूं सी लेवल, समुंदर तल, या क्या कह सकता हूं सी लेवल। अब सुनते जाइए आप लोग, क्या सुनते जाएंगे सभी भाई बहन। अगर अपने बात करें कि सर यहां समुंदर लेवल से लेकर अगर ऐसा कोई क्षेत्र है, ऐसा कोई क्या है क्षेत्र है, समुंदर लेवल से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र है जो 300 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है मेरे दोस्त, आप कहोगे 300 मीटर ऊंचा है। समुंदर लेवल से ऐसा कोई क्षेत्र जो 300 मीटर ऊंचा है, इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसको मैदान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? मैदान कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा कोई क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्या हो दोस्तों, क्षेत्र हो जो समुद्र तल से ऊंचा है, और कितना ऊंचा है? आपका आंसर है कि 600 मीटर ऊंचा है। सर कितना ऊंचा है? 600 मीटर ऊंचा है। लेकिन इस स्थल भाग का नाम कौन सा होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसको पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पठार के नाम से जाना जाता है। देखो दो हैं, दो के बारे में जान लिया है कि मैदान क्या है, समुद्र तल से ऐसा भाग जो 300 मीटर ऊंचा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर आना चाहिए मैदान के नाम से जाना जाता है। लेकिन समुद्र तल से ऐसा भाग जो 600 मीटर ऊंचा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर आना चाहिए पठार के नाम से जाना जाता है। अब सुनते जाइए, अगर मैं बात करता हूं और आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, समुद्र तल से ऐसा भाग जो 1800 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है मेरे दोस्त? 1800 मीटर ऊंचा है। इसको आप किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर आएगा कि सर इसको तो अपने पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? पहाड़ियों के नाम से। ऐसा भूभाग जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 1800 मीटर ऊंचा है। इसको किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर इसको पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा भूभाग है, जो ऐसा भूभाग हो जो समुद्र तल से 1800 मीटर से ज्यादा ऊंचा होगा। और कितना ऊंचा होगा? आप कहेंगे सर ये होगा आपका 2700 मीटर। कितना ऊंचा क्षेत्र है दोस्तों? 2700 मीटर। तो पहाड़ियों के बाद जो 2700 मीटर ऊंचा क्षेत्र है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए कि इसको तो पहाड़ के नाम से। किसके नाम से? पहाड़ के नाम से। कौन कौन सा है? मैदान है, पठार है, पहाड़ियां हैं, और आपका कौन सा है? पहाड़ है। इस स्थल भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो 2700 मीटर ऊंचा जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ के नाम से। आइए दोस्तों क्लास को एक बार शेयर करते रहे सभी भाई बहन। हाँ जी, अगर आपको वास्तव में आनंद आ रहे हैं और आपको लगता है क्लास लाइक करने के काबिल है, शेयर करने के काबिल है, तो आप कंजूसी मत बरतिए। आइए भाई, अब क्या है कि ऐसा भूभाग है कि समुद्र तल से काफी ऊंचा है, और काफी ऊंचा है, और है कितना ऊंचा? तो आप कहेंगे सर ये जो भाग है ये 2700 मीटर से, कितने मीटर से? 2700 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। ज्यादा ऊंचा है या अधिक ऊंचा है? ये जो भाग है इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि सर इसको तो हम पर्वत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? पर्वत के नाम से। देखिए जाइए, मैदान, पठार, पहाड़ियां, पहाड़, पर्वत, सारे आपके सामने पेश कर दिए मैंने। पेपर में जब प्रश्न आएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न आएगा, और प्रश्न जब पूछेगा कि भौतिक प्रदेश क्या होता है, आप झट से बताएंगे। क्या बताएंगे? किसी भी स्थल के ऊंचावचों का अध्ययन जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किया जाता है तो उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश होता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि इनमें अंतर किसके आधार पर होता है? सर ये ऊंचावच क्या होते हैं? आप कहेंगे मैदान, पठार, पहाड़ियां, पहाड़, पर्वत होते हैं। लेकिन इनमें अंतर किसके आधार पर होगा? आप कहोगे सर ऊंचाई के आधार पर। किसके आधार पर होगा? ऊंचाई के आधार पर। समुद्र तल से ऐसा भूभाग जो 300 मीटर ऊंचा है,
तो आप कहेंगे क्या है सर? मैदान। समुद्र तल से ऐसा ऊंचा भूभाग जो 600 मीटर ऊंचा है, कौन सा है? आप कहेंगे सर पठार है। समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंचा भूभाग, आप कहेंगे सर ये क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए पहाड़ियां हैं। लेकिन समुद्र तल से 2700 मीटर ऊंचा भाग पहाड़ है, और समुद्र तल से 2700 से ज्यादा ऊंचा, अधिक ऊंचा है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है? आपका आंसर आना चाहिए सर ये तो पर्वत है। प्रश्न बहुत बार यहां से आता है, समुद्र तल से ऐसा भूभाग जो 150 मीटर ऊंचा है। कमेंट करके बताइए आप लोग मेरे को कि समुद्र तल से ऐसा ऊंचा भूभाग जो समुद्र तल से लगभग 150 मीटर ऊंचा है। आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों ध्यान से सुनिए, देखिए पहला देखिए 300 मीटर ऊंचा, मतलब 0 से लेकर 300 मीटर ऊंचा क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? मैदान। अब प्रश्न क्या आ रहा है आपके सामने? 150 मीटर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर 300 मीटर तक का ऊंचा क्षेत्र क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। 150 किस में आ जाएगा? मैदान में आ जाएगा। लेकिन बात क्या है, 600 मीटर और 300 मीटर से लेकर 300 से ऊंचा हो और 600 मीटर तक ऊंचा हो, मतलब क्या हो जाएगा? पठार। 600 से ज्यादा ऊंचा हो और 1800 से कम ऊंचा है, मतलब आपकी क्या है दोस्तों? पहाड़ियां हैं। अब सुनते जाइए, अगर आपकी 1800 मीटर से ज्यादा ऊंचा है और 2700 मीटर से कम ऊंचा है, मतलब आपका क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पहाड़ है। 2700 से और 2700 से अधिक ऊंचा चला गया तो आपका क्षेत्र ज्यादा ऊंचा चला गया तो पर्वत है, लेकिन 2700 तक ही है तो आप कहेंगे सर ये हमारा क्षेत्र कौन सा है? पहाड़ है। तो इनमें अंतर जो होता है, ये अंतर किसके आधार पर होता है दोस्तों? ऊंचाई के आधार पर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए? दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसके अंदर जो हमें बात पता होना चाहिए वो बात हमें ये पता होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारे पास, वो फैक्ट इसके अंदर कौन सा है आपको पता होना चाहिए। जैसे भौतिक प्रदेश किसका पढ़ रहे हो आप लोग? राजस्थान का। तो राजस्थान का जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हो तो भौतिक प्रदेश में कौन सी बातें पता होना चाहिए? ध्यान से सुनते रहिए सभी भाई बहन। भौतिक प्रदेश का आपको वर्गीकरण पता होना चाहिए। भौतिक प्रदेश का क्या पता होना चाहिए? आप कहेंगे सर भौतिक जो प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश की क्या बात पता होना चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए कि भौतिक प्रदेश का आपको वर्गीकरण पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? वर्गीकरण पता होना चाहिए। अब ये भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो यहां से प्रश्नों का अब ढेर लगेगा। ध्यान से सुनते रहिए, अपने आप में प्रश्न निकलते जाएंगे और अपने आप हल भी निकलता जाएगा। जो भाई बहन क्लास को रेगुलर देख रहा है उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनते रहिए। अब देखिए वर्गीकरण की जब बात आएगी आपका आंसर क्या आना चाहिए? पहली बात, वर्गीकरण की जब बात आएगी तो वर्गीकरण को लेकर मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, सुनते रहिए, आपको क्लियर होता जाएगा। आप घबराइए मत, प्रत्येक बात अपने क्लियर करते जाएंगे। ये लो दोस्तों, आपके सामने एक डायग्राम है इस तरह। अब ये डायग्राम है कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश का क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने रूप में हमारे सामने आया? तो 3 रूप में। यानी भौतिक वर्गीकरण करने के लिए मुख्यतः कितने विद्वान आए? आप कहेंगे सर 3 विद्वान आए। कितने विद्वान आए? 3। अब तीनों के नाम पता होना चाहिए। तीनों के क्या पता होना चाहिए? तो आप लोगों को तीनों के नाम पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जैसे मैं बात करूं, पहला व्यक्ति आया, इसका नाम था प्रोफेसर बीसी मिश्रा। प्रोफेसर बीसी मिश्रा। बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को, यहां से प्रश्न निकलेंगे। अब प्रोफेसर बीसी मिश्रा। अब इसके बाद अगर अपने बात करें तो इसके बाद जो व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था? आप कहेंगे सर एचएम सक्सेना। एचएम सक्सेना नाम का व्यक्ति था। और इसी एचएम सक्सेना का साथ दिया था वो व्यक्ति था एसके सेन। कौन सा व्यक्ति था मेरे दोस्त? एसके सेन। इसी तरह तीसरा व्यक्ति था, जो तीसरा विद्वान था जिसका नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर रामलोचन। कौन सा व्यक्ति याद रखेंगे? डॉक्टर रामलोचन। जो तीसरा व्यक्ति है, इस तीसरे व्यक्ति का नाम कौन सा है? डॉक्टर रामलोचन। देखते जाइए आप लोग, शानदार तरीके से प्रश्न आएगा कि राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण करने के लिए
कितने विद्वान है? आप कहेंगे 3। कौन कौन सा? प्रोफेसर बीसी मिश्रा, एचएम सक्सेना, और एचएम सक्सेना का साथ किसने दिया था? एसके सेन ने। लेकिन याद रखेंगे तीसरा व्यक्ति कौन सा था? डॉक्टर रामलोचन। अब सुनिए, इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए सर? इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए वो बात ये पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रोफेसर बीसी मिश्रा कब आया था? आप कहेंगे सर 1968 के अंदर आया था। ध्यान से सुनिए, जो प्रोफेसर बीसी मिश्रा था इसने राजस्थान का जो भौतिक वर्गीकरण था इसने कब किया था? 1968 में किया था। अगर मैं बात करूं एचएम सक्सेना की, और इसका साथ एसके सेन ने दिया था, और इन्होंने भौतिक वर्गीकरण कब किया था? आंसर आएगा 1968। 1968 में पहला किसने किया था? प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने। दूसरा किसने किया था? एचएम सक्सेना ने। और एचएम सक्सेना का साथ कौन दे रहा है? एसके सेन दे रहा है। अब सुनते जाइए, तीसरा व्यक्ति आया डॉक्टर रामलोचन, और डॉक्टर रामलोचन कब आया था? तो आपका आंसर आना चाहिए 1971 में आया था। 1971 में आया था। सुनते रहिए, प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार यहां से प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। प्रश्न क्या है कि राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण कितने विद्वानों ने किया? 3 विद्वानों ने। कौन से 3 थे? आप कहेंगे प्रोफेसर बीसी मिश्रा था, एचएम सक्सेना था, और इसका साथ एसके सेन ने दिया था। लेकिन तीसरा विद्वान था जिसका नाम डॉक्टर रामलोचन था। पहले 2 तो हुए थे 1968 में, और जो तीसरा विद्वान आया ये बात थी 1971 की। सुनते रहिए आप लोग, प्रत्येक बात आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस आराम से चलते जाएंगे। सारी बातें छोटी छोटी क्लास के माध्यम से सारा मैटर क्लियर करते जाएंगे। आइए दोस्तों, अब क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ सर? ध्यान से सुनिए। इसके बाद क्या हुआ कि प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने ये जो राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण था कौन सी पुस्तक में किया था? आपका आंसर आएगा राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में। यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। भूगोल नामक पुस्तक में प्रश्न क्या आएगा कि राजस्थान का जो पहला वर्गीकरण था प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने कब किया था? 1968 में। कौन सी पुस्तक में? राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया था। और इस पुस्तक के अंदर इस व्यक्ति ने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा? आप कहोगे 7 भौतिक भागों में बांटा। कितने भौतिक भाग बनाए मेरे दोस्त? 7 भौतिक भाग। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। कितने भौतिक भाग बना रहे हैं? तो 7 भौतिक भाग बनाए। लेकिन क्या हुआ? मान्यता नहीं मिली। लेकिन ये राजस्थान का क्या कहलाता है मेरे दोस्त? आपका आंसर आएगा सर प्रथम वर्गीकरण या प्रथम भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम भौतिक वर्गीकरण कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए 1968 के अंदर प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान का पहला भौतिक वर्गीकरण किया था। अब सुनते जाइए, दूसरा वर्गीकरण किसने दिया? एचएम सक्सेना, और साथ किसने दिया था? एसके सेन ने। बात थी 1968 की। बात कब की थी? 1968 की। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्त? 1968 के अंदर बात ये थी कि इस व्यक्ति ने किसके आधार पर वर्गीकरण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कहोगे सर जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर किया था? जलवायु के आधार पर किया था। और जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा था? तो आपका आंसर आना चाहिए कि इस व्यक्ति ने राजस्थान को 3 भौतिक भागों में बांटा। कितने भौतिक भागों में बांटा? 3 में बांटा। लेकिन दोस्तों मान्यता नहीं मिली। क्या नहीं मिली मेरे दोस्त? मान्यता नहीं मिली थी। अब क्या आया? तीसरा व्यक्ति आया, और तीसरा व्यक्ति कौन सा था? डॉक्टर रामलोचन। कौन सा व्यक्ति था? डॉक्टर रामलोचन। कब आया था? 1971 के अंदर। यह बंदा क्या करता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। ये बंदा 2 भाग बनाता है। कितने भाग बनाता है? 2 भाग। अब ये लो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, बहुत ही शानदार तरीके से अपने याद होने वाली बात है। कितने भाग बनाए इसने? 2 भाग बनाए। एक तो बनाया इसने, एक तो जो बनाया था इसने वो बनाया मेरे दोस्त पूर्वी राजस्थान, और एक बनाया इसने कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। एक तो बनाया पश्चिमी राजस्थान, और एक इसने जो भाग बनाया वो भाग ये बनाया दोस्तों पूर्वी राजस्थान।
डॉक्टर रामलोचन ने कितने भाग बनाए? 2, पूर्वी राजस्थान और कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। लेकिन मान्यता नहीं मिलती है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद जो अगर अपने बात करें तो इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास ये जो डॉक्टर रामलोचन आया है, ये बंदा 1971 के अंदर ही राजस्थान के 4 उपभाग बनाता है। कितने उपभाग बनाता है दोस्तों? 4 उपभाग बनाता है। और इनको क्या मिलती है दोस्तों? मान्यता। और वर्तमान में हम लोग यही पढ़ते हैं, वर्तमान में हम लोग यही पढ़ते हैं, यहीं से प्रश्न आता है दोस्तों। कौन सा है? सुनते जाइए आप लोग। 4 उपभाग बनाए इस बंदे ने, और चारों के उपनाम आपके सामने मैं यहां पर बताने वाला हूं। एक तो इसने बनाया जिसका नाम था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भाग बनाया इसने कौन सा? आप कहेंगे सर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, ये इसने दूसरा भाग बनाया। अब तीसरा भाग बनाया इसने, ध्यान से सुनिए, और इसने तीसरा भाग बनाया जिसका नाम है दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग। तीसरा भाग बनाया जिसका नाम कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। और पूर्वी मैदानी भाग के बाद 4 नंबर इसने बनाया जिसका नाम है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ध्यान से सुनते जाइए। अब क्या हुआ कि ये जो इसने भाग बनाया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा था? 2 में। लेकिन क्या नहीं मिली? मान्यता। कितने उपभाग बनाए? 4। कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। लेकिन दोस्तों मान्यता तो इसके चारों उपभागों को मिलती है। इसी के साथ डॉक्टर रामलोचन ने क्या किया? राजस्थान को 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया, 12 लघु प्रदेश भी बनाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से विद्वान ने राजस्थान के 12 लघु प्रदेश बनाए थे? आप कहेंगे डॉक्टर रामलोचन ने। ध्यान से सुनते रहिए, प्रत्येक बात क्लियर होती जा रही है, प्रत्येक बात हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया। अब आपका आंसर आना चाहिए 4, क्योंकि ये डॉक्टर रामलोचन के तो उपभाग थे, लेकिन हमारे सामने भाग बनकर आए और इन्हीं को सरकार ने मान्यता दी। लेकिन प्रश्न आएगा राजस्थान का प्रथम भौतिक वर्गीकरण किसने किया था? प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने। राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण पढ़ते कौन से विद्वान का है? प्रश्न अलग है। कौन से विद्वान का भौतिक वर्गीकरण पढ़ा जाता है? डॉक्टर रामलोचन का पढ़ा जाता है। और डॉक्टर रामलोचन के कितने भौतिक प्रदेश बनाए इसने? 4। कौन कौन सा? तो हमें याद होना चाहिए उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आइए सभी भाई बहन एक बार फिर से आइए। अब क्या पता होना चाहिए? अब हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो इसने भौतिक प्रदेश बनाए हैं, कितने बनाए हैं सर? 4 बनाए हैं। अब चारों जो भौतिक प्रदेश हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए आप लोग, और आपको पता होना चाहिए चारों भौतिक प्रदेश नक्शे के अंदर भी पता होना चाहिए कि इस बंदे ने जो 4 भौतिक प्रदेश हमारे बनाए हैं, ये चारों भौतिक प्रदेश कौन कौन से बनाए हैं, कम से कम हमें लोकेशन तो पता होना चाहिए। अब देखो ये जैसे आपका राजस्थान है, इस राजस्थान के नक्शे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा भौतिक प्रदेश कहां स्थित है। देखिए आप लोग, अगर मैं बात करता हूं अलग अलग भौतिक प्रदेश के अंदर, देखिए आप लोग, इससे ऊपर वाला भाग अलग है और ये भाग आपका अलग है। ये भाग आपका क्या है दोस्तों? अलग है। इसी तरह आपका ये भाग भी आपका क्या है? अलग है। राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। पहला प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न क्या आएगा दोस्तों? ध्यान से सुनिए, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया? कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? अब आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर यहां पर आना चाहिए कि राजस्थान को 4 भौतिक भागों में, कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4। अब चारों आपके नक्शे के अंदर सामने है, कौन कौन सा भाग है? चारों के जो नाम है वो नाम मैं आपके सामने लिखने वाला हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 4 कौन से भौतिक प्रदेश हैं। आइए मेरे दोस्त, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से भौतिक प्रदेश की कहां पे बात हो रही है। देखिए ये जो भाग है इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो भौतिक प्रदेश है आपका, इसका जो नाम है, कौन सा नाम है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब सुनते जाइए, जो बीच वाला भाग है इसका नाम क्या है?
इसका नाम है दोस्तों मध्यवर्ती, क्योंकि ये बीच के अंदर है तो इसका नाम भी क्या है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश इसका क्या रहता है दोस्तों, नाम रहता है। अब जो 3 नंबर है यहां पर, 3 नंबर देखो पूर्व की दिशा में है तो इसका नाम भी क्या हो गया दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग। क्या नाम है मेरे दोस्त इसका, पूर्वी मैदानी भाग इसका नाम है। और इसके बाद जो 4 नंबर है आपके सामने, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। कौन सा नाम है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। प्रश्न क्या आएगा, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, आप कहेंगे सर 4 भागों में। कितने भौतिक भागों में, 4। कौन से 4 है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, आंसर आना चाहिए कितने भौतिक भागों में, 4 भौतिक भागों में बांटा गया। चारों के नाम पता होना चाहिए हमको और चारों के बारे में लोकेशन भी पता होना चाहिए। अब आपके चारों डायग्राम हैं जो आपको पता है कि इस साइड वाला भाग है ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, बीच वाला भाग है इसका नाम मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है, इस साइड वाला भाग है इसका नाम पूर्वी मैदानी भाग है। इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ पर भाग है ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व, तो इसका नाम भी कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। अब सुनते जाइए, इसके बाद क्या पूछा जा सकता है हमसे, कौन कौन सी बातें हमारे से पूछी जा सकती हैं, तो इनकी भी अपने चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करता हूं कि राजस्थान का सबसे नवीनतम प्राचीन, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन इससे पहले अपने पढ़ेंगे कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी बातें पढ़ी हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास टॉपिक कौन सा था, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश क्या होता है इसके बारे में जाना था आपने। क्या होता है, किसी भी स्थल के उच्चावच का अध्ययन जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किया जाता है वह उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, भौतिक प्रदेश। अब सर ये उच्चावच क्या होते हैं इसके बारे में हमने जाना कि मैदान हो, पठार हो, पहाड़ियां हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, ये सब क्या होते हैं, आप कहेंगे सर ये उच्चावच होते हैं। ज्योग्राफी में इनको क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। उच्चावच में अंतर किसके आधार पर होता है, आप कहोगे सर अंतर तो ऊंचाई के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, ऊंचाई के आधार पर होता है। लेकिन दोस्तों क्या है, ऐसा भूभाग जो समुद्र तल से 300 मीटर यानी 0 से लेकर 300 मीटर ऊंचा है उसको आप क्या नाम दोगे, आप कहेंगे सर ये तो मैदान है। ऐसा भूभाग जो 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक का क्षेत्र है इसका नाम कौन सा है, पठार है। ऐसा भूभाग जो 600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक का है इसका नाम क्या है, पहाड़ियां हैं। ऐसा भूभाग जो आपका 1800 मीटर से लेकर और आपका 2700 मीटर तक ऊंचा है इसका नाम क्या है दोस्तों, पहाड़ है। बीच का कोई भी आंकड़ा देकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन प्रश्न एग्जामिनर करेगा, आंसर हम लोग देने वाले हैं क्योंकि हम चारों तरफ से घूम रहे हैं प्रश्न के। अब देखते जाइए, 2700 से लेकर 2700 तक हो तो पहाड़ है, लेकिन 2700 से ज्यादा ऊंचा कोई क्षेत्र है आप कहोगे क्या है दोस्तों, पर्वत है। समुद्र तल से पेपर में प्रश्न आएगा कि ऐसा भूभाग या आप लोग समुद्र तल से 700 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं, तो बताइए आप कौन से भौतिक प्रदेश में हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 700 मीटर है, मतलब आप कहां पर है, पहाड़ियों पे। क्योंकि आप लोग 600 मीटर तक का ऊंचा क्षेत्र होता तो आप कहां तक होते दोस्तों, तो आपको पता है 600 मीटर तक का क्षेत्र तो आपका क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। अब इसी के साथ अपने आगे क्या पढ़ें, भौतिक वर्गीकरण कितने विद्वान आए, तो 3 विद्वान आए। पहला कौन आया, प्रोफेसर बीसी मिश्रा। कब आया, सर 1968 में। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में कितने भाग बनाता है, 7, लेकिन मान्यता नहीं मिलती है। क्या कहलाता है राजस्थान का प्रथम भौतिक वर्गीकरण। आइए मेरे साथ, दूसरा बंदा कौन आया, एचएम सक्सेना। एचएम सक्सेना का साथ किसने दिया था, एसके सेन ने। कब की बात है, 1968 की। और किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा, आप कहेंगे सर 3 भौतिक भागों में। अब क्या हुआ, तीसरा व्यक्ति आया जिसका नाम है डॉक्टर रामलोचन। और डॉक्टर रामलोचन की बात करें तो डॉक्टर रामलोचन कब आया था, 1971 के अंदर। कितने भाग बनाए, 2 भाग, लेकिन मान्यता नहीं मिली। कौन से 2 भाग, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान।
इसके बाद कितने उपभाग? 4 उपभाग, उत्तरी पश्चिम रूसलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इनको मान्यता मिलती है और इसी के साथ कितने लघु प्रदेश बनाता है? आप कहेंगे सर 12 लघु प्रदेश। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तरी पश्चिम रूसलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चारों को किसके अंदर हमने बात कर ली है? तो हमने चारों को एक नक्शे के अंदर भी हमने स्थिति देख ली है। तो सभी भाई बहनों को एक बार फिर से निवेदन है, क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। लेकिन ये क्लासें दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है ताकि प्रत्येक बात आपकी क्लियर हो जाए। अपने मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक सभी भाई बहनों को एक बार फिर से नमस्कार। जय हिंद। ओके दोस्तों।